हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 12, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी। उसके ऊपर 2 लेक्चर अपलोडेड है और मजेदार लेक्चर अपलोडेड है। लाइक हम लोग ने बहुत सारी टॉपिक खत्म कर दिए थे। हम लोग ने खत्म कर दिया था तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यस और नो भाई, कैसे कैसे इंडक्शन प्रोड्यूस होता है, व्हाट इज फ्लक्स। ओके, हम लोग ने फ्लक्स खत्म कर दिया था। हम लोग ने मोशनल ईएमएफ खत्म कर दिया था, यस और नो। हम लोग ने जनरेटर की बात कर ली थी। ये सारा टॉपिक हम लोग ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। आज हम लोग बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? 2 तरह के इंडक्टेंस होते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो आज अपन हो सकता है सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में ही डिस्कशन करें। अगर वीडियो हो गया कि टाइम बच गया है तो वी विल डिस्कस फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑल्सो। ओके, चलो, तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। बुक और पेन लेके बैठ जाओ बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस, ओके, क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस? तो अभी तक हम लोग ने एक चीज तो देख ली भाई, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, व्हेनेवर देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर विल बी अ इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्किट। ओके भाई, सर्किट के अंदर, रॉड के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ओके, ये चीज आपने ने देख ली है। तो मान लो मेरे पास एक कॉइल है। दिस कॉइल इज बेसिकली कॉल्ड एज इंडक्टर। ओके, इस कॉइल को तुम लोग इंडक्टर के नाम से जानते हो, सोलेनॉइड के नाम से जानते हो। ओके, तो एक कॉइल है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स का। ओके, और मान लो उस कॉइल को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया है। ओके, एंड दैट बैटरी हैज अ वेरिएबल करंट। वहां पे एक वेरिएबल करंट मैंने रियोस्टैट लगाया है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। ओके, अब मान लो कि भाई उस बैटरी के वजह से उस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है and that current is a variable current. Okay, that current will be a variable current. अब हमको पता है कि जब कभी भी एक कॉइल में से करंट फ्लो होगा तो दैट कॉइल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ लिया है, जिसको तुम लोग सोलेनॉइड बोलते हो। ये हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ लिया, यस और नो, कि भाई अगर जब कभी भी एक कॉइल में से करंट फ्लो होगा तो वहां पे क्या होता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हाँ या ना? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, है ना? मान लो इसके अंदर से करंट जा रहा है आई। मान लो इसके करंट, इस कॉइल के अंदर से क्या करंट जा रहा है? आई करंट जा रहा है। सिंस इसके अंदर से आई करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स से स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बी। लेट्स से स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बी। बट यहां पे भाई ये जो करंट है, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट करंट, दिस इज अ फ्लक्चुएटिंग करंट, दिस इज अ वेरिंग करंट, दिस इज अ वेरिएबल करंट, हाँ या ना? मतलब ये करंट चेंज हो रहा है तो इस करंट की चेंज होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या सुनो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, वो इंड्यूस ईएमएफ फॉलो करेगा तुम्हारा लेंस लॉ, यस और नो। मतलब अगर तुम्हारा इंक्रीजिंग करंट है तो ये जो इंड्यूस करंट है, वो इंड्यूस करंट क्या करेगा, तुम्हारे फ्लोइंग करंट को डिक्रीज करेगा। और अगर मान लो कि तुम्हारा जो करंट है दैट इज डिक्रीजिंग करंट, तो जो भी इंड्यूस करंट आएगा वो भी क्या करेगा भाई, उसको सपोर्ट करेगा, यस और नो, सपोर्ट करेगा, वो लेंस लॉ फॉलो करेगा, यस और नो। अब इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, मतलब यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो उसी कॉइल की वजह से हो रहा है जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, और जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस करंट आ रहा है, और वो करंट क्या कर रहा है, जो इनिशियल वाला करंट फ्लो हो रहा था उसको अपोज कर रहा है। क्लियर बात समझ में आ गई? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो मैं बोल सकता हूं व्हेन change in change in current, when changing current, changing बोले तो वेरिएबल, हाँ वेरिएबल भी तुम लोग लिख सकते हो। when variable current passes through coil, when variable current passes through coil, भाई जब कभी भी यहां से एक वेरिएबल करंट पास होगा, जब कभी भी यहां से एक वेरिएबल करंट पास होगा, ओके, तो ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा।
और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड एक फ्लक्स बनाएगा, हाँ या ना। When changing current passes through coil, it produces changing magnetic field. Change in magnetic field. It produces change in magnetic field. When change in current passing through a coil, it produces change in magnetic field, and this magnetic field will change the magnetic flux, हाँ या ना। and due to this and due to this ओके, इसकी वजह से, ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। ओके, एंड ड्यू टू दिस देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ या ना, यस और नो। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा उस कॉइल के अंदर। ओके, देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल which lead to produce इंड्यूस करंट, जिसकी वजह से क्या बनेगा, इंड्यूस करंट बनेगा, हाँ या ना। बात समझ आ रही है, समझ आ रही है भाई। जब कभी भी क्या होगा, एक चेंजिंग करंट पास होगा, कहां से, कॉइल से, वो क्या बनाएगा, वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और उस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उसी कॉइल के अंदर, उसी सेल्फ कॉइल के अंदर ही क्या होगा भाई, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ की वजह से क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा। और वो करंट क्या करेगा, तुम्हारे जो फ्लोइंग करंट था, जिसके वजह से वो प्रोड्यूस हुआ, जिस कॉज की वजह से वो आया, उसी कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। दैट इज अ लेंस लॉ, यस और नो। जब कभी भी तुम्हारा इंड्यूस करंट होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है भाई, तुम्हारा जो कॉज है, जिस कारण की वजह से वो आया है, वही कारण को वो अपोज करेगा, यस और नो। तो ये आया किसकी वजह से आया है भाई, ये आया है इस करंट की वजह से, तो यही करंट को क्या करेगा, वो अपोज करेगा, यही करंट को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। क्लियर, बात में आ गई, हाँ या ना। ओके, चलो, सो इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोल सकता हूं मैं, क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई यहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, वो डिपेंड रहेगा उस करंट के ऊपर, उस फ्लोइंग करंट के ऊपर। भाई जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो जाहिर सी बात है उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, यस और नो। तो मैं बोल सकता हूं भाई, हियर मैग्नेटिक फ्लक्स is directly proportional to the flowing current, हाँ या ना, to the flowing current, यस और नो। बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही है, पक्का कहानी समझ में आ रहा है कि भाई तुम्हारा जो फ्लक्स है वो क्या होगा, वो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, किससे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा भाई तुम्हारे फ्लोइंग करंट से, कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना, बराबर। अब ये क्या करना है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए वहां पे कांस्टेंट डालना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इटसेल्फ इज एल आई, वेयर L is coefficient of self inductance, where L is a coefficient of self inductance, okay। तो L क्या हो जाएगा तुम्हारा, L हो जाएगा coefficient of self inductance। तो अगर यहां से मेरे को L डिफाइन करना रहे, मेरे को बताना रहे भाई L क्या है, तो देखो जरा,
मैं बोल सकता हूं L इज नथिंग बट पाई बाय आई, मतलब इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द, इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कॉइल, यस और नो? हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, it is a ratio of magnetic flux to the current flowing in the coil, to the current flowing in the coil, it is a ratio of magnetic flux to the current flowing in the coil, हाँ या ना? That is your self inductance, इसको ही बोलते हैं सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, हम बार बार उसको कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस नहीं बोल पाते, इसलिए हम लोग डायरेक्टली उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन, हाँ या ना? ओके, ये हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल कॉइल की। भाई यहां पे हम लोग ने कंसीडर किया सिंगल कॉइल। अब मान लो भाई सिंगल कॉइल ना हो कि वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स रहा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो इसी चीज को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा इधर ला देते हैं। अगर मान लो वहां पे n नंबर ऑफ टर्न है, क्या है? n नंबर ऑफ टर्न, तो मैं बोल सकता हूं फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। देखो भाई एक फ्लक्स आ रहा है किसकी वजह से? एक कॉइल की वजह से। तो n कॉइल रहा तो कितने फ्लक्स आएंगे? दैट इज n फ्लक्स। एक फ्लक्स में कितना आ रहा है भाई? एक फ्लक्स कितने से जनरेट हो रहा है? एक कॉइल की वजह से। तो अगर n नंबर ऑफ टर्न रहा तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा? टोटल फ्लक्स आ जाएगा दैट इज योर n फाई। तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर n नंबर ऑफ ये, तो यहां पे क्या हो जाएगा? दैट इज n फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, हाँ या ना? ओके, तो यहां पे अगेन n फाई बराबर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू Li। तो यहां से देयरफॉर L क्या मिलेगा मेरे को? L मिलेगा दैट इज n फाई बाय i। सिंपली कुछ नहीं करना है, जो भी तुम्हारा फाई है उसको n से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी तुम्हारा फाई है उसको क्या करना है? n से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर बात समझ आ गई, हाँ या ना? समझ में आ गया व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? L। तो L को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? L को हम लोग डिफाइन करते हैं भाई तुम्हारा फाई डिवाइड बाय आई। ओके, हाँ या ना? कहानी कहां से आ रही समझ में आ रहा है? क्यों सेल्फ इंडक्टेंस का नाम क्यों पड़ा वो समझो। मतलब भाई जिस कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा था उसी कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उसी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आया, उसी इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आया, और वही इंड्यूस करंट क्या करेगा? अपोज करेगा कौन से करंट को? जो फ्लोइंग करंट हो रहा था। तो ये सारी कहानी एक सिंगल कॉइल में चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमिना बोला जाता है। क्लियर बात सुनना आ गई एवरीवन, हाँ या ना? ओके, अब इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है भाई, सेल्फ इंडक्टेंस को एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। कैसे डिफाइन किया जा सकता है देखो जरा, तो बाय फैराडे लॉ, याद है फैराडे लॉ? भाई फैराडे लॉ ये तो दिमाग में बैठा लो, पूरे चैप्टर में यही है घूम फिर के। तो बाय फैराडे लॉ इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर रहता था? दैट इज माइनस डी फाई बाय डी टी, हाँ या ना? इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होता था? इंड्यूस ईएमएफ बराबर होता था दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। क्या मैं बोल सकता हूं तुम्हारा जो फाई है दैट इज इक्वल्स टू एल आई, हाँ या ना? भाई तुम्हारा फाई किसके बराबर है? फाई बराबर है एल आई के, यस और नो? यहां पे देखा है हम लोग ने भाई फाई किसके बराबर है? यहां से अगर हम लोग देखें तो फाई बराबर हो जाएगा एल आई से, हाँ या ना? यहां पे भी है बराबर। अब एल तो कांस्टेंट है, इट इज अ कोएफिशिएंट, बाहर आ जाएगा क्या मिलेगा? दैट इज माइनस एल डी आई बाय डी टी। ओके, और ये इंड्यूस ईएमएफ है, तो यहां से मेरे को एक एल का डेफिनेशन और मिलेगा, देयरफॉर एल इज इक्वल्स टू ई डिवाइड बाय डी आई बाय डी टी। और इसका हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है, यस और नो? ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये माइनस साइन बता रहा है कि भाई तुम्हारा जो भी इंड्यूस करंट आएगा वो इंड्यूस करंट क्या होगा? तुम्हारे कॉस को अपोज करेगा, मतलब तुम्हारे कॉस को अपोज करेगा, वही माइनस साइन बता रहा है। बट अगर हम लोग एल डिफाइन करना है तो एल डिफाइन करने के लिए हम लोग को क्या कंसीडर करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड कंसीडर करना पड़ेगा, यस और नो? तो यहां से एल का डेफिनेशन क्या मिलेगा? यहां से एल का डेफिनेशन मिलेगा दैट इज ई डिवाइड बाय डी आई बाय डी टी, हाँ है ना? दैट इज ई इज नथिंग बट इंड्यूस ईएमएफ, दिस इज नथिंग बट इंड्यूस ईएमएफ,
कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इंड्यूस ईएमएफ, and what is di by dt? That is nothing but a rate of change of current. भाई किस हिसाब से करंट चेंज हो रहा है। तो यहां से हम लोग एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ, यहां इसके पहले क्या लिखा था हम लोग ने, इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, यस और नो। यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, इट इज अ रेशियो ऑफ इंड्यूस ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, यस और नो। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ induce EMF, induce EMF, it is a ratio of induce EMF, it is a ratio of induce EMF to the rate of change of, to the rate of change of current, to the rate of change of current flowing through कॉइल। सॉरी एवरीवन, क्लियर। तो यहां से एक और डेफिनेशन आ गया, ये तो ऑलरेडी हम लोग ने एक डिफाइन किया है, बट इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, बट यहां पे एक और डेफिनेशन आ गया, दैट इज, इट इज रेशियो ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंड्यूस ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, हाँ या ना, क्लियर। अब यहां से अपने को उसका यूनिट भी मिलेगा, क्या यूनिट मिलेगा, देखो जरा ध्यान से, यहां से क्या यूनिट मिलेगा अपने को। सो यहां से मैं बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं एसआई यूनिट विल बी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, देखो जरा। तो ऊपर क्या है, ईएमएफ, ईएमएफ बोले तो वोल्टेज, तो ऊपर आ जाएगा वोल्ट, नीचे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एम्पियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब एम्पियर पर सेकेंड, तो इसको मैं बोल सकता हूं वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, हाँ या ना, सेकंड ऊपर चला जाएगा ना, तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और इसको ही हम लोग नाम देते हैं क्या, हेनरी, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी। तो यही होता है मेरा हेनरी, कैपिटल एस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, अब वो सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, कहानी सेम है, कोई भी इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है दैट इज योर हेनरी, ओके। जो तुम्हारे इंडक्टेंस का यूनिट होता है वो क्या होता है, हेनरी, यस और नो। इंडक्टेंस इज नथिंग बट, भाई ये एक तरह से तुम इसको समझ सकते हो कि ये रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। जैसे रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारा, भाई रेजिस्टर इज अ डिवाइस और उसका कोएफिशिएंट जो है वो रेजिस्टेंस है, वैसे इंडक्टर इज अ डिवाइस, कॉइल, कॉइल इज अ इंडक्टर, तो इंडक्टर इज अ डिवाइस और उस इंडक्टर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड इंडक्टेंस, उसको ही हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर, समझा एवरीवन, हाँ या ना, ओके। चलो नेक्स्ट इज इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। अब यहां पे अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि भाई जो तुम्हारा इंडक्टेंस है वो डिपेंड कहां पे रहता है, तो हम लोग अगर ये चीज देखेंगे तो यहां पे मैं बोल सकता हूं जो इंडक्टेंस होता है वो इंडक्टेंस डिपेंड होता है दैट इज फ्लक्स पे और करंट पे, यस और नो। भाई यहां से अगर हम लोग देखें फॉर्मूला, तो एल किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, एल डिपेंड हो रहा है फाई और आई के ऊपर, यस और नो, बट द आंसर इज नो। भाई एल एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म हमको पता है भाई दैट इज नॉट डिपेंड अपॉन दिस टर्म, ओके। ये इसको सेम रिलेट करो तुम्हारा रेजिस्टेंस की तरह। भाई रेजिस्टेंस का हम लोग ने फॉर्मूला देखा हुआ है, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर हम देखें तो V बाय आई होता है आर, आर क्या होता है, V बाय आई। क्या रेजिस्टेंस V पे डिपेंड होता है, द आंसर इज नो। क्या रेजिस्टेंस I पे डिपेंड होता है, द आंसर इज नो। भाई रेजिस्टेंस डिपेंड होता है उसके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे, यस और नो। रेजिस्टेंस डिपेंड होता है दैट इज R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, हाँ या ना, उस कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड होता है, उस कंडक्टर के एरिया पे डिपेंड होता है, यस और नो, उस मटेरियल पे डिपेंड होता है, तो उसके ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस। सेम उसी तरह इंडक्टेंस भी है, तो इंडक्टेंस किस किस चीजों पे डिपेंड होगा वो चीज यहां पे हम लोग देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो लेट अस से कंसीडर करते हैं एक सोलेनॉइड, कंसीडर करते हैं सोलेनॉइड, कंसीडर सोलेनॉइड, कंसीडर एक सोलेनॉइड मान लेते हैं, ओके। विच हैव स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न
पर यूनिट लेंथ, है ना भाई। स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन हमेशा होता है, याद रखना। जब हम लोग ने ये चीज सोलिनॉइड पढ़ाई थी तो भी वहां पे हमने गौर कराई थी कि भाई जो स्मॉल एन है वो स्मॉल एन किसके बराबर होगा, स्मॉल एन बराबर होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के, हाँ है ना। तो स्मॉल एन किसके बराबर होगा, स्मॉल एन बराबर होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के। क्लियर, यस और नो? ओके। थ्रू विच आई करंट इज फ्लोइंग, थ्रू विच आई करंट इज फ्लोइंग, है ना भाई। जिसके अंदर से क्या फ्लो हो रहा है, जिसके अंदर से आई करंट फ्लो हो रहा है, बराबर, हाँ है ना। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ड्यू टू सोलिनॉइड, हम लोग ने ये चीज तो ऑलरेडी देखी हुई है भाई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, वेयर म्यू नॉट इज नथिंग बट अ परमेबिलिटी, एन इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एंड व्हाट इज आई, आई इज नथिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, थ्रू द कॉइल, यस और नो, हाँ है ना। ये चीज तो अपने को पता है भाई, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, हाँ है ना। ओके चलो, अब इसको कहीं ना कहीं कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, किसके साथ, इसको कहीं ना कहीं कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तुम्हारे इंडक्टेंस के साथ, किसके साथ, इंडक्टेंस के साथ। ओके, तो यहां पे अगर हम देखने जाएं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फॉर इंडक्टेंस ऑल्सो द इंडक्टेंस इज गिवन बाय, इंडक्टेंस मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, ओके, इंडक्टेंस इज गिवन बाय, दैट इज L इज इक्वल्स टू N phi बाय I। ओके, वाई एन, बिकॉज सोलिनॉइड के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो कैपिटल एन पाई आई, हाँ है ना। अब ये एन और ये एन में दोनों में फर्क है, ये है एन तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, हाँ है ना, बराबर। तो यहां से एल इज इक्वल्स टू एन फाई आई, यस और नो। अब देखो जरा, फाई कैन बी रिटन एज बाई बी इंटू एरिया, देयरफॉर एल इज इक्वल्स टू एन बी ए बाय आई, लिख सकते ना ये चीज भाई, एन बी ए बाय आई, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, बराबर, हाँ या ना। ओके, ऑल्सो क्या मैं बोल सकता हूं, ऑल्सो स्मॉल एन बराबर होगा कैपिटल एन डिवाइड बाय एल, दैट इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यस और नो। तो क्या यहां से कैपिटल एन आ जाएगा स्मॉल एन इंटू एल, भाई दैट इज एन इंटू एल इज नथिंग बट योर कैपिटल एन, ये कैपिटल एन को यहां पुट कर दो, दैट इज स्मॉल एन इंटू एल, तो क्या मिलेगा मेरे को, देयरफॉर यहां से मेरे को क्या मिलेगा, कैपिटल एल इज द इंडक्टेंस, हाँ कैपिटल एल इज द इंडक्टेंस, एन की जगह क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज एन एल, यस और नो। बी, क्या मैं बोल सकता हूं भाई, बी की जगह हम लोग म्यू नॉट एन आई डाल सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट एन आई, यहां पे हम लोग ने देखा है, यस और नो, इंटू एरिया डिवाइड बाय आई, ओके। अब आई से आई कट जाएगा, देखो जरा भैया, आई से आई को उड़ा सकते हैं हम लोग, हाँ है ना, क्या बचेगा, इट बिकम एन स्क्वायर, हाँ है ना, और ये एल को नीचे ले लो तो एल बाय स्मॉल एल, एन स्क्वायर बचेगा, म्यू नॉट बचेगा, और साथ में एरिया बचेगा, हाँ है ना। तो मैं बोल सकता हूं इंडक्टर पर यूनिट लेंथ, क्या बोल सकता हूं, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मतलब वो डिपेंड करेगा स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करेगा, और साथ में वो डिपेंड करेगा एरिया पे, यस और नो। ऑल्सो इंडक्टेंस per unit length is directly proportional to area मतलब r स्क्वायर, भाई एरिया क्या ही होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, एरिया क्या ही होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो वो डिपेंड करेगा तुम्हारे रेडियस के स्क्वायर से, यस और नो। इसको चाहे तो मैं एक और स्टेप में बना सकता हूं, इसको मैं और एक और नीचे लिख दूं, तो यहां पे मेरे को क्या मिलेगा, मैं लिख सकता हूं दैट इज एल बाय स्मॉल एल will be equals to mu naught
n स्क्वायर और एरिया कैन बी रिटन एज पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यस और नो? बराबर, दोनों सही है ना भाई। एरिया क्या ही होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम देखने जाए तो एल बाय स्मॉल एल मतलब इंडक्टेंस बाय लेंथ, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मतलब जो तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा उसके स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्क्वायर। भाई रेडियस कैसा है उस कॉइल का, उस कंडक्टर का। क्लियर बात समझ आ रही है? ये ना ही डिपेंड करेगा फ्लक्स पे, ना ही डिपेंड करेगा तुम्हारे करंट पे कि भाई कितना करंट फ्लो हो रहा है, ना ना ना, ऐसा कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। ये सिर्फ डिपेंड करेगा कि भाई कितना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और उसका एरिया क्या है। एरिया क्या है मतलब उसका रेडियस क्या है, बस उसी चीज पे डिपेंड करेगा। क्लियर बात समझ आ गई एवरीवन, हाँ या ना? ओके चलो, नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। ओके, तो जनरली अगर हम देखने जाएं तो इंडक्टर को दो तरह से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, सेम एज रेजिस्टेंस, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और मेरे को पता है कि जो इंडक्टर है वो कहीं ना कहीं करंट पे डिपेंड करता है, और मुझे पता है भाई करंट क्या होता है सीरीज में सेम, और पैरेलल में क्या होता है स्प्लिट होता है, मतलब इट सेम बिहेव करेगा कुछ नहीं तो रेजिस्टेंस की तरह। अब जैसे मुझे पता है कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता था, अगर यहां पे मैं देखने जाऊं तो अगर मान लो कि ये सीरीज में है, ऐसा सीरीज में है, मान लो ये L1 है, ये L2 है, सीरीज में है, तो टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा? तो टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस is given by, total equivalent inductance is given by that is L is equals to L1 plus L2। हाँ या ना? सीरीज में हम लोग ने देखा है भाई, सीरीज में क्या होता है, सेम करंट फ्लो होता है, तो सेम करंट फ्लो होता है तो टोटल इक्विवेलेंट है, L इक्विवेलेंट है, वो L इक्विवेलेंट किसके बराबर रहेगा? वो L इक्विवेलेंट बराबर रहेगा दैट इज L1 प्लस L2 के। हाँ या ना? यस और नो? ओके, इंडक्टेंस इन पार्लर, भाई पार्लर में क्या होगा? पार्लर में अगर हम लोग देखने जाएं तो पार्लर में क्या ही होगा, मान लो ये पार्लर में है, थोड़ा सा ढंग का बना देता हूं, इसको मान लो पार्लर में लगाया गया है, ये वैल्यू L1 है और ये वैल्यू L2 है। तो पार्लर में जो इक्विवेलेंट होगा वो पार्लर में इक्विवेलेंट क्या होगा? तो सेम भाई 1/L इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। हाँ या ना? जैसे सेम इट इज सेम बिहेव्स एज रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा ये कॉम्बिनेशन की। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस भी तुम्हारा क्या ही होता था, अगर सीरीज में होता था तो सीरीज में हम लोग उसको डायरेक्टली ऐड कर देते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3, यस और नो, जितना भी रेजिस्टेंस रहे। और वही अगर इंडक्टेंस है पार्लर में तो इंडक्टेंस भी सेम, क्या रेजिस्टेंस भी सेम होता था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो इंडक्टेंस भी सेम रहेगा, दैट इज L इक्विवेलेंट 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। यस और नो? क्लियर, समझ में आ गया भाई? कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, यस और नो? इसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभार बैठ जाते हैं, बाकी थियरी टॉपिक इसके ऊपर अभी तक बैठा नहीं है, तो बुक में भी गिवन नहीं है ये चीज। ओके, खाली इतना ही दिया हुआ है कि भाई तुम्हारा जो सीरीज में कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट क्या होगा और पार्लर में क्या है उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, और कुछ गिवन नहीं है। क्लियर, हाँ या ना? चलो, एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट भाई, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा अगर हम देखने जाएं तो कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा उस सोलेनॉइड में, उस इंडक्टर में, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। जैसे अगर हम लोग बात करें कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर्ड होता है कैपेसिटर में कितना, दैट इज हाफ CV²। अगर तुमको याद होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, तो कितना होता है, दैट इज हाफ CV²। वैसे ही सेम यहां पे कितना एनर्जी स्टोर होगा उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। ओके, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड कहां पे? इंडक्टर पे। कहां पे? इंडक्टर पे। ओके, तो कंसीडर एक इंडक्टर ले लेते हैं, कंसीडर इंडक्टर, हुज इंडक्टेंस, जिसका इंडक्टेंस अपने को पता है, हुज
इंडक्टेंस इज एल। जिसका इंडक्टेंस क्या है, जिसका इंडक्टेंस अपने पास क्या है, एल। कंसीडर अ इंडक्टर हुज इंडक्टेंस इज एल, अपने पास एल उसका इंडक्टेंस है, बराबर। ये चीज अपने को पता है कहीं ना कहीं। ओके चलो, अब क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई उसके अंदर क्या करना है, मेरे को एक करंट को घुमाना है। अब करंट घुमाना है तो कहीं ना कहीं तुमको वर्क कहानी ईएमएफ आना पड़ेगा, और ईएमएफ आने के लिए कहीं ना कहीं तुमको वर्क करना पड़ेगा। भाई अगर हम देखने जाएं तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या ही होता था, वी का डेफिनेशन होता था, दैट इज वर्क डन बाय चार्ज। यही डेफिनेशन होता था ना भाई। वर्क पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता था, पोटेंशियल का डेफिनेशन हम लोग ने ये चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी है कि V इज इक्वल्स टू W बाय Q। हाँ है ना, तो यही कहानी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले, यही सेम टू सेम कहानी हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके चलो, तो कैसे हो जाएगा ये कहानी सेम। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक छोटा सा ईएमएफ कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, एक छोटा सा ईएमएफ कंसीडर करेंगे, जिसकी वजह से एक छोटा सा वर्क होगा। ओके तो मान लेते हैं कि भाई एक छोटे चार्ज के लिए फॉर स्मॉल चार्ज लेट्स से dq, ओके, we have to do small work, that is dw। हाँ है ना, ओके यस और नो। ये चीज मेरे को पता है कि भाई अगर छोटा सा वर्क है तो उस छोटे से वर्क के लिए कहीं ना कहीं मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा चार्ज लेना पड़ेगा और एक छोटा सा ईएमएफ लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, यस और नो। ओके तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि तुम्हारा जो छोटा वर्क है वो बराबर हो जाएगा ईएमएफ इनटू छोटा चार्ज। ये कहां से आया, ये वही डेफिनेशन से आया, दैट इज V इज इक्वल्स टू W बाई Q, है ना। यहां पे हम लोग ने ईएमएफ को क्या रिप्रेजेंट किया है, E रिप्रेजेंट किया है, और मान लो यहां पे W छोटा है और DQ छोटा है, तो E इज इक्वल्स टू DW बाई Q। तो यहां से DW क्या मिलेगा, E इंटू DQ। हाँ है ना, क्लियर, ये कहानी आ गई अपने पास, यस और नो। और मान लो ये माइनस है क्योंकि अगेंस्ट करना पड़ेगा, अपन वर्क क्या करेंगे, अगेंस्ट करेंगे, ड्यू टू द ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करेंगे ना हम लोग, हाँ या ना, बराबर, यस और नो। ओके चलो, अब अपने को E का डेफिनेशन भी पता है भाई, इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस अपने को पता है कि भाई E क्या होता है, इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, बाय द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टेंस क्या हो जाता है, दैट इज L इज इक्वल्स टू E डिवाइड बाय DI बाय DT। हाँ या ना, बराबर भाई, L क्या होता है, DI बाय DT। हाँ या ना, ओके दैट इज माइनस। ओके और वो माइनस अगर मैं पुट करूंगा तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो यहां से E क्या मिलेगा, देखो जरा, यहां से E मिलेगा, देयरफॉर E मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज माइनस L DI बाय DT। है ना, और ये E को यहां पे मैं पुट करूंगा, जैसे ही मैं E को यहां पे पुट करूंगा मेरे को क्या मिलेगा, देखो जरा, तो देयरफॉर DW, ओके क्या मिलेगा मेरे को, DW इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस, और माइनस ऑफ माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो उसको मैं नहीं लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस और नो। तो यहां पे DW इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, व्हाट इज E, फ्रॉम E दैट इज L DI बाय DT, यस और नो, इंटू DQ। ओके यही मिलेगा। अब व्हाट इज, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, अगर तुम ध्यान दोगे तो यहां पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो dq बाई dt है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। भाई करंट का डेफिनेशन क्या होता है, करंट का डेफिनेशन होता है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यस और नो। तो भाई चार्ज डिवाइड बाय टाइम इज नथिंग बट करंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके नीचे, बट dq बाई dt इज नथिंग बट करंट। तो यहां पे dq बाई dt की जगह करंट लिख सकता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज dw इज इक्वल्स टू L I इंटू DI। अब अपने को टोटल वर्क निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो दिस बिकम वर्क, और ये L बाहर आ जाएगा, दिस बिकम I स्क्वायर बाय 2। हाँ है ना, दिस बिकम I स्क्वायर बाय 2। और I कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, लेस से 0 से कैपिटल I तक वेरी कर रहा है। कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, लेस से 0 से कैपिटल I वेरी कर रहा है। तो अगर मैं लिमिट पुट कर दूंगा इसके अंदर, तो क्या मिलेगा मेरे को, देयरफॉर
वर्क इज इक्वल्स टू हाफ एल आई का स्क्वायर, हाँ या ना। एंड दिस वर्क विल स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी, यस और नो, यही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। सो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, in the inductor due to magnetic field, हाँ या ना, क्लियर। दैट इज UB इज इक्वल्स टू हाफ LI का स्क्वायर। इतना एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगा, ओके। ये क्योंकि भाई हमको पता है इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव वर्क है, और कंजर्वेटिव की वजह से जो भी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो भी वर्क होता है वो सारा का सारा वर्क क्या होता है, उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके। कितना, दैट इज हाफ LI का स्क्वायर, दैट इज हाफ LI का स्क्वायर। वहां पे क्या था, हाफ CV का स्क्वायर, यस और नो। अगर तुमको याद होगा कैपेसिटर का जो एनर्जी होता था, स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर, दैट इज हाफ CV स्क्वायर। यहाँ पे जो एनर्जी है दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ LI स्क्वायर। मतलब अगर कोई पूछे कि भाई एक इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो इतनी एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज हाफ LI स्क्वायर, ओके। और ये बहुत बार पूछ लेते हैं, डिराइव द फॉर्मूला हाउ द एनर्जी इज स्टोर्ड, तो ऐसे तुम डिराइव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन, हाँ या ना, कहानी समझ में आ रहा है। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने भाई वर्क डन का डेफिनेशन लिया, फिर आपने E लिया। E कहां से लिया, बाय द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। वहां से हम लोग ने E उठाया, सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेट किया, हमको आंसर मिल गया, यस और नो। सेम हम लोग ने इसके पहले कैपेसिटर में वो चीज की हुई है, ओके। अगर तुम लोग कैपेसिटर ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर अगर तुम देखने जाओ तो हम लोग ने सेम चीज ये डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी वहां पे, हाँ या ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज योर एनर्जी डेंसिटी, वही सेम चीज है भाई, उस सेम एनर्जी में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी डेंसिटी। क्या डिस्कस करेंगे, एनर्जी डेंसिटी डिस्कस करेंगे, ओके। चलो, तो एनर्जी डेंसिटी का बेसिक मतलब क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी का बेसिक मतलब होता है एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, ओके। एनर्जी डेंसिटी का बेसिक मतलब क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, बेसिक सा मतलब है, ओके। तो हम लोग के पास ऑलरेडी एनर्जी है, ऑलरेडी हमारे पास एनर्जी है, बस उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, और हमको क्या मिलेगा वो चीज हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है पर यूनिट वॉल्यूम, और जनरली इसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल ub से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं स्मॉल ub इज इक्वल्स टू कैपिटल U बाय वॉल्यूम, है ना, ये चीज मैं बोल सकता हूं। क्या मैं बोल सकता हूं, मेरे को ub का वैल्यू पता है, दैट इज हाफ LI का स्क्वायर। अब उधर कैपिटल LI लिखो या स्मॉल LI लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हाफ LI का स्क्वायर है ना, डिवाइड बाय तुम्हारा वॉल्यूम क्या ही होता है, दैट इज एरिया इनटू लेंथ। भाई अगर हम लोग देखने जाए तो वॉल्यूम का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, वॉल्यूम का बेसिक डेफिनेशन होता है एरिया इनटू लेंथ, यस और नो। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं स्मॉल UB बराबर होगा हाफ LI का स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया इनटू लेंथ, ओके। बट क्या हम लोग ने L बाय L देखा है कहीं पे, हम लोग ने इंडक्टेंस डिवाइड बाय लेंथ हम लोग ने देखा है, बट वी नो दैट, हमको पता है, बट वी नो दैट इज कैपिटल L डिवाइड बाय स्मॉल l इज गिवन बाय, हम लोग ने ऑलरेडी देखा, देखो यहां पे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ये चीज कि भाई जो तुम्हारा कैपिटल L होता है, कैपिटल L बोले तो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, वो बराबर होता है n स्क्वायर म्यू नॉट a के, हाँ या ना। तो ये चीज मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, कि भाई L क्या होता है, दैट इज म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू एरिया, बराबर। अगर ये चीज यहां पे पुट करूं तो क्या मिलेगा, देयरफॉर मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज
यहां पे मैं बोल सकता हूं देयर फॉर स्मॉल यू बी बराबर हो जाएगा, हाफ वैसी रहने वाला है ना, ये L बाय एल के जगह, मतलब इसके जगह हम लोग पुट कर रहे हैं, याद रखना ये जो टर्म दिख रहा है, ये टर्म के जगह अपन क्या पुट कर रहे हैं, दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, साथ में क्या है आई स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या है देखो जरा, डिवाइड में एरिया, एरिया एरिया गेट कैंसल, यहां से एरिया और एरिया उड़ गया, क्या मिला, दैट इज यू बी। यू बी इज अ एनर्जी डेंसिटी, नॉट एनर्जी, ये एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी बोले तो भाई एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, हाँ या ना। तो यहां से क्या ही मिलेगा, दैट इज हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर बराबर। थोड़ा कहीं देखा हुआ लग रहा है ये म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई कहीं देखा हुआ लग रहा है, याद करो जरा, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई देखा हुआ लग रहा है, यस और नो। तो क्या करते हैं भाई, म्यू नॉट पे स्क्वायर नहीं है तो म्यू नॉट को भी स्क्वायर कर देते हैं। म्यू नॉट को कैसे स्क्वायर करेंगे, ऊपर नीचे म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करके। तो हम बोल सकते हैं हियर वी नो दैट, हियर वी नो दैट भाई तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू सोलेनॉइड वो होता है म्यू नॉट एन आई, ये ऑलरेडी हम लोग ने देखा हुआ है, दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अब म्यू नॉट एन आई दिख रहा है, पूरा का पूरा स्क्वायर है सबके ऊपर, तो यहां पे मैं बी स्क्वायर पुट कर सकता हूं कि नहीं पुट कर सकता हूं, तो यू बी इज इक्वल्स टू दैट इज बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ओके, दिस इज नथिंग बट अ एनर्जी डेंसिटी। मतलब एनर्जी डेंसिटी का अगर मेरे को कोई फॉर्मूला पूछे तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट, दैट इज बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट, वेयर बी इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, हाँ या ना, ये चीज मैं बोल सकता हूं यहां पे, इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ड्यू टू सोलेनॉइड। और व्हाट इज म्यू नॉट, म्यू नॉट इज नथिंग बट अ परमेबिलिटी, हाँ या ना, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर, समझा ये चीज, हाँ या ना। तो ये मेरा, ये क्या है, ये है मेरा एनर्जी डेंसिटी, इट इज अ एनर्जी डेंसिटी, दैट इज म्यू बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। समझा, एनर्जी समझ में आया, दिस इज द एनर्जी। भाई ये तुम्हारा क्या है, ये एनर्जी, और ये क्या है एनर्जी डेंसिटी। मतलब एनर्जी को हम लोग ने क्या किया, वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने एनर्जी को वॉल्यूम के साथ डिवाइड किया तो ये कहानी मेरे को मिली, दैट इज बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट, हाँ या ना। ओके, समझ में आया, चलो। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। ओके, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हम देखने जाए तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है, फिर उसके ऊपर ट्रांसफार्मर है, उसके बारे में डिस्कशन करना है, तो थोड़ा सा हो सकता है समय लग सकता है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो अगर भाई लेक्चर यहां तक देखा है तो लेक्चर को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आया तो, और बेल आइकन जरूर दबा देना, और दोस्तों को शेयर कर देना कि भाई यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से सारे लेक्चर्स वीडियो अवेलेबल हैं। ओके, अगर कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल दो, या फिर मुझको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है। क्लियर, बात में आ गया एवरीवन। चलो, सो पढ़ते रहो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। ओके, चलो, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।